हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो ऑप्टिक्स जो चल रही थी, तो ऑप्टिक्स के जो पार्ट बने थे, दो पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पहली कंडीशन थी कौन सी थी? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू जो प्लेन मिरर आता है, तो प्लेन मिरर के सारे केस हो गए थे आपके 12th से लेकर के नीट IIT सभी लेवल के हो गए। ठीक, मैंने सब टाइप की कंडीशन सिखा दी। उसमें बस क्या है, मैकेनिक्स मैंने नहीं जोड़ी। मान लो प्लेन मिरर, अब मैकेनिक्स कैसे जुड़ती? एक जैसे कहा गया कि एक पुली है, इसे यहाँ से लटकी हुई है, एक और पुली यहाँ से है, इससे एक मिरर लटका हुआ है यहाँ से, ठीक, यहाँ से इससे एक मिरर, यहाँ पर ब्लॉक है, एक साइड में मिरर लगा हुआ है यहाँ से, फिर मान लो आगे कहा जाए कि एक और मिरर लगा है, एक ब्लॉक यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये इतनी स्पीड से चली तो यहाँ से कितने स्पीड से मूव करता हुआ नज़र आएगा। ठीक, SHM लाना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर लेके आना है तो एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग कनेक्ट है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, इस पर एक मिरर लगा हुआ है। ठीक, तो अब इसको छोड़ा जाए, मान लो आगे पीछे इसको ऐसे, यहाँ पर भी एक मिरर लगा है, तो SHM वाली कंडीशन आ जाएगी। तो वो मैकेनिक्स मैंने नहीं जोड़ी, ठीक, क्योंकि जब आप आगे लेवल की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये है कि आपका बेस मजबूत रहेगा यहाँ से। ठीक, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो अब ये नहीं होगा कि अंदर बच्चों की तरफ खड़े होकर के देखें कि अरे ये मेरे सामने नया हो रहा है। ठीक, तो नया कुछ नहीं लगेगा। शुरुआती चीज़ें जो सिखाई जाएंगी, जो जितनी स्थितियाँ उसकी बन सकती थी प्रैक्टिकली, मैंने वो सब आपको बता दी। उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। वो ये 12th में और आगे चल करके, 12th में सब तो नहीं काम आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से यूज़ होने वाली हैं। लेकिन आगे लेवल की जब आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएंगे वो सब चीज़ें। ठीक, तो नेक्स्ट उसका जो पार्ट था, मतलब रिफ्लेक्शन किस में होता है, तो रिफ्लेक्शन होता था प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर की जो सभी स्थितियाँ थी वो हो गई थी। अब अगला क्या है? स्फेरिकल मिरर। ठीक, यहाँ से आपकी किताब में देखो डायरेक्ट आपको नज़र आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसे कि ये कांच का गोला ले लीजिए बड़ा सा। इसमें होता क्या है, एक कांच का गोला होता है, सर्कल नहीं, स्फीयर। ठीक, ये गोला है। अब इस गोले का एक पार्ट ऐसे काट दीजिए और एक पार्ट इधर काट दीजिए, ऐसे काट के अलग कर दीजिए। तो इससे जो पार्ट कटेंगे, ठीक, मतलब कांच, ऐसा कांच का गोला जिसके एक साइड में क्या हो, मतलब सिल्वर कोटिंग हो, और उससे मिरर काट के निकाले जा सकें, उसी को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। मतलब ऐसा कांच का गोला जिसके दर्पण जो होते हैं भाग होते हैं, लेकिन हाँ उसके एक साइड क्या हो, परावर्तक हो, रिफ्लेक्टेड हो, और दूसरी सरफेस जो हो कैसी होनी चाहिए, कोडिंग हो, उस पर सिल्वर कोडिंग हो। अब सिल्वर कोडिंग क्यों करते हैं? कोडिंग इसलिए कर देते हैं ताकि जो भी किरण उस पर गिरे और ठीक तुरंत वहाँ पर परावर्तित हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, इसीलिए कोडिंग की जाती है। तो ये बना स्फेरिकल मिरर, कांच का ऐसा गोला जिसके मिरर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ठीक, अब अगर मान लो ये पोर्शन जैसे काट के हमने निकाला, अगर इसकी आउटर साइड जो है उस पर अगर कोडिंग कर दी जाए, इनर साइड जो है, अंदर वाली सतह जो है, उसको रिफ्लेक्टिंग बनाया जाए, ठीक, रिफ्लेक्टेड सरफेस बना लिया जाए, तो इनर सरफेस जो कैसे होगी? रिफ्लेक्टेड। आउटर सरफेस जो होगी वो कैसे होगी? कोडेड होगी। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इस मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है। मान लो अगर ऐसे कोडिंग कर दी जाए तो ये भी क्या कहलाए? तो ये भी कॉनकेव और ये भी क्या है? कॉनकेव मिरर है, जिसकी इनर साइड जो हो वो क्या हो? रिफ्लेक्टेड हो, उसे को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, अब अगर मान लो, सॉरी, आउटर साइड अगर मान लो कोडिंग की जाए, ठीक, और इनर साइड जो है कैसी होनी चाहिए? रिफ्लेक्टेड। अगर मान लो इसकी इनर साइड पर इधर कोडिंग कर दें हम ऐसे, इनर साइड पे क्या कर दिया? कोडिंग कर दी जाए ऐसे, और आउटर साइड जो है कैसी रखी जाए? रिफ्लेक्टेड रखी जाए, ठीक, परावर्तक रखी जाए, चिकनी परावर्तक रखी जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये कॉन्वेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, जो सब लोग आप पढ़ के आए हैं हाई स्कूल में, सब चीज़ें मालूम है। तो ये तो थी मिरर की बेस्ट कंडीशन थी, स्फेरिकल मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया, वो ऐसे भी रखा जा सकता है, इधर भी रखा जा सकता है। और कुछ छोटी छोटी बातें क्या होती हैं, जैसे अगर कहा जाए कि आपसे वक्रता केंद्र, ठीक, कर्वेचर ऑफ सेंटर, तो कर्वेचर ऑफ सेंटर क्या होता है? तो जिस गोले से
कांच के गोले से मिरर निकाले जाते हैं, उसी का जो सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर बोला जाता है। ठीक, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यही डेफिनेशन है, छोटी छोटी परिभाषाएं आपको केवल याद रखनी है, बाकी अपना चाहो तो लिखना चाहो लिख लेना। हाई स्कूल में आपको सिखाया भी गया है कि उस कांच के गोले का केंद्र, जिसके दर्पण जो भाग होते हैं वही केंद्र क्या कहलाता है, वो केंद्र कहलाता है कर्वेचर ऑफ सेंटर कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो क्या होती है, पोल क्या होता है। ठीक, अभी एक और देख ले, रेडियस क्या होती है, कर्वेचर ऑफ रेडियस क्या होती है। ठीक, तो रेडियस वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोले की त्रिज्या, जिस कांच के गोले से मिरर निकाले गए हैं, ठीक, जो कांच का गोला लिया गया था जिसे दर्पण काट के निकाल लिए गए थे, तो उस गोले की जो त्रिज्या बनती है वही क्या कहलाती है, कर्वेचर ऑफ रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे आप उसको, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। किताबों में स्मॉल आर भी लिखा होता है, घबराइए मत, स्मॉल आर अभी कुछ और हम नाम देंगे यहाँ पर, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी भी गौर नहीं की उन पर। ठीक, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हो, हाई स्कूल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होंगी जो हाई स्कूल वाली चीज़ों को आप गलत साबित करेंगे, ठीक, अधूरी मानेंगे। ठीक, तो त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो कांच के गोले की त्रिज्या, जिसके मिरर जो होते हैं पार्ट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक, पोल क्या होता है, तो ध्रुव, जिसको ध्रुव नाम दिया जाता है। पोल क्या है देखिए, तो कहा गया कि मिरर, जैसे मान लो ये मिरर है, इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, वही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक, ध्रुव है ये। तो ध्रुव को किताबी भाषा क्या कहती है, किताबों में देखो परिभाषा यही लिखी होती है कि किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु, मिरर का जो मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोल कहा जाता है। ठीक है, चलो ये बताइए, अगर मान लो मिरर ये है, ऐसे रखा गया, अब बताइए इसका पोल कहाँ होगा। जैसे यहाँ पर कह दिया कि मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, वही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ बताइए क्या होगा, पोल क्या होगा। तो यहाँ पर पोल, अब देखो यहाँ बनेगा, ये पोल कहलाएगा यहाँ पर। अब यहाँ नहीं मान लेंगे आप, तो किताबी भाषा जो थी वो तो गलत साबित हो गई। अपनी भाषा में क्या समझेंगे, पोल क्या होता है, गोले पर, गोले की सतह पर वो बिंदु जहाँ से हम वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों को हम माप सकें, वही क्या कहलाता है, वो पोल कहलाता है। आप ऐसे समझेंगे उसको। अगर ये बोल दो कि मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है पोल कहलाता है, तो यहाँ पर ढूंढिए कहाँ बना। तो इस केस में क्या होगा, तो हमको ये नहीं पढ़ना, हमको ये समझना है। वैसे ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं, जब सवाल आएगा अपने आप से आप ढूंढ लेंगे, लेकिन पहचान करना जरूरी है। जैसे अब ये आप कर दिया गया तो पोल कहाँ बना, तो अब दिक्कत हो गई। तो पोल वो बिंदु होता है, गोले की सतह पर वो बिंदु लिया जाता है, या मिरर पर वो पॉइंट लेंगे जहाँ से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों को मापने में आसानी हो, वो क्या कहलाता है, वो पोल कहलाता है। ठीक, ध्रुव कहलाएगा। तो ये तो पोल हो गया। ठीक है, अब और क्या कंडीशन आती है देखिए, पोल हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है देखिए, मतलब मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, जैसे ये मिरर है, मिरर का जो पोल होता है और जो सेंटर होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर, इसको मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है वही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, दर्पण का जो पोल होगा ध्रुव, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष हो गया। अब कुछ बातें और, ये तो थी खैर वही कंडीशन। एक और चीज़ आती है इसमें, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ अपर्चर। अब रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या, ये क्या होती है, तो देखिए मिरर जो होता है वो कोई ऐसा पतला सा वायर नहीं होता है, वो क्या होता है, एकदम से एक प्रकार से आप ये बोलेंगे एक सतह टाइप से होता है टोटल। ठीक, गोले से जब आप काट के निकालोगे तो मिरर कैसा होता है, देखिए मिरर ऐसे होता है, ये साइड जो है कैसे इसकी है, परावर्तक है, ये मिरर बना। तो मिरर की देखिए ये जो, क्योंकि अगर काट के निकालोगे, जैसे गोले से आपने मिरर काटा तो मिरर क्या होगा, ऐसा गोल गोल होगा। तो जो सामने वाला वृत्ताकार भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है, ये इसको लिखते हैं स्मॉल आर से, यही क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है। ठीक, ये जो रेडियस ऑफ अपर्चर होता है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मिरर
कितना बड़ा आपने लिया है वहाँ पर, ठीक। मिरर बड़े भी होंगे और छोटे भी होंगे। तो दर्पण छोटा और बड़ा अगर है तो उसकी पहचान कौन कराता है? तो उसकी पहचान कराता है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अपर्चर होता है, ठीक। ये दर्पण का सामने का जो वृत्ताकार भाग होता है उसकी त्रिज्या होती है ये, ठीक। तो ये त्रिज्या क्या दर्शाती है? रेडियस ऑफ अपर्चर क्या दर्शाएगी? ये दर्शाती है कि मिरर कितना बड़ा आपने लिया है वहाँ पर, ठीक। मान लो अगर आपसे हम कह दें कि एक मिरर के रेडियस ऑफ अपर्चर 2 मिलीमीटर है और एक का 7 मिलीमीटर है। एक दर्पण का स्मॉल आर कितना है? 2 मिलीमीटर, और एक का कितना है? R1 इतना और R2 इतना है। तो बताइए कौन सा मिरर बड़ा होगा? तो मिरर कौन सा बड़ा? R2 बड़ा हो गया R1 से। इससे कैसे आपको पता चला कि 7 वाले का जो रेडियस ऑफ अपर्चर है उससे ज़्यादा है? ये बात पता चली। दूसरी बात क्या है, अगर ध्यान से देखो, जिस गोले से इसको काट के निकाला गया उसकी रेडियस कहीं से भी मिला दीजिए से, ये अगर R है तो ये भी तो R होगी, कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हो, तो ये भी R बनी। ये वक्रता त्रिज्या क्या दर्शाती है? परिभाषा से मतलब नहीं, हमको इसका मतलब सीखना है। स्मॉल आर का जैसे पता चला, स्मॉल आर से मुझे ये पता चला कि ये हमें ये दर्शाएगा कि मिरर कितना बड़ा मैंने लिया है। तो वैसे कैपिटल आर भी कुछ दर्शाता है। कैपिटल आर क्या दर्शाता है कि अगर कैपिटल आर छोटा कर दोगे, इधर देखिए, एक बड़ा मिरर और एक छोटा मिरर, इससे अगर आप मान लो मिरर निकालो और इससे आप मिरर निकालिए, ठीक। तो यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो आर है ये अगर बढ़ा तो उससे क्या पता चलेगा? इसके बड़ा होने से पता चला गोला बड़ा था, वो कांच का जो गोला था जिससे मिरर निकाला था मैंने। आर बढ़ने से ये पता चलेगा कि वो गोला बड़ा था जिससे मैंने दर्पण काट के निकाला है। और अगर ये बड़ा हुआ तो मिरर ध्यान से देखो, तो अगर बड़ा गोला है तो मिरर उसमें से ऐसे फ्लैट निकलेगा, एकदम सीधा टाइप से, बहुत कम मुड़ा होगा। और अगर छोटा हुआ आर तो गोला छोटा हुआ, और गोला अगर छोटा हुआ तो जो भी मिरर काट के उससे निकालोगे तो उसका जो कर्व बनेगा, झुकाव जो बनेगा, वो ज़्यादा होगा। तो कैपिटल आर क्या दर्शाता है? कैपिटल आर दर्शाता है कर्वनेस ऑफ मिरर दर्शाता है, ठीक। उसका वक्रता दर्शाता है, कितना उसकी झुकाव है उसका, ठीक। अगर आर बड़ा हुआ, अगर आर बढ़ गया तो आर बढ़ेगा तो वहाँ से क्या पता चलेगा कि आर बढ़ेगा तो ये पता चलेगा कि मिरर जो है कैसा है? फ्लैट है, एकदम से है, ठीक। तो आर, इससे कैपिटल आर से क्या पता चलता है? कर्वनेस पता चलती है। और स्मॉल आर से क्या पता चलता है हमको? कि मिरर कितना बड़ा मैंने वहाँ पर लिया था, ठीक। ये चीज़ें हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। अब कुछ और बातें आती हैं, देखिए। ये तो कंडीशन थी इनकी। अब फोकस क्या होता है? तो फोकस, समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती हैं वही क्या कहलाता है? फोकस। देखिए कैसे, आप उन चीज़ों को भूल जाइए बिल्कुल जो आप पढ़ के आए हैं। जैसे अगर मान लो ये मिरर है, ये क्या कहलाया? पोल। और ये क्या कहलाया? यहाँ पर ये कर्वेचर कहलाया, ठीक, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक। अगर कोई किरण ऐसे समांतर आई, किसके समांतर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक। कोई किरण किसके समांतर आ रही? मुख्य अक्ष के समांतर अगर गिरे तो अभिलंब कैसे डालोगे? अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से, सेंटर से डाला जाता है। तो यहाँ से अभिलंब डाल दो, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। ये नॉर्मल हुआ। तो ये टकराने के बाद कहीं ना कहीं तो निकलेगी, ऐसे ऐसे निकली। ये कोण अगर थीटा, तो ये भी कितना बना? थीटा, क्योंकि आई बराबर आर। ध्यान से देखो, तो ये जो दूरी यहां से सेंटर से पोल की जो है, यही क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। कैपिटल आर से लिखते हैं उसको। तो अगर ये रेडियस आर है तो ये भी कितनी होगी? ये भी आर होगी, क्योंकि वो भी तो त्रिज्या बनेगी सेंटर से परिधि तक दूरी। ये थीटा, तो ये भी कितना बना? थीटा, ठीक। अगर यहां से हम लंब डाल दें, एक नॉर्मल डाल दें यहां से,
तो नॉर्मल क्या करता है, किसी भी भुजा को या किसी भी रेखा को दो भागों में बांट देता है। तो ये कितनी बनी, तो ये बन गई r/2। इतनी जो बची, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, तो ये कितनी बनी r/2, और ये कितना बना थीटा। ये टोटल कितनी है, तो टोटल है r, लिख चुके। फोकस क्या है, तो समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से निकलेगी मुख्य अक्ष के, वही क्या कहलाएगा फोकस। मतलब ये डिस्टेंस जो क्या कहलाई, फोकल लेंथ कहलाई। ये क्या कहलाई, फोकल लेंथ कहलाई यहाँ से। अब ये कितनी होगी, तो ध्यान से देखो, हमको यहाँ तक मालूम है r, इसमें से अगर इतना घटा दे तो यही तो बचेगा। तो फोकल लेंथ क्या बनी, तो ये वाली दूरी हमको निकालनी बची केवल, मतलब ये वाली। तो ये कितनी बनी, इस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा ले लो तो कॉस थीटा क्या बनेगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया r/2, और ये कितना हो गया x। तो इसको इधर लेके आओ तो x बराबर आया r/2 कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर ले आओ तो x बराबर आ गया r/2 सेक थीटा, क्योंकि 1 कॉस थीटा सेक। तो ये जो दूरी यहाँ पर बनी है कितनी बनी, r/2 सेक थीटा हो गई। मतलब ये वाली पूरी कितनी r, इसमें से ये घटाओ फोकस बचा, तो फोकल लेंथ क्या यहाँ से निकल के आई, फोकल लेंथ क्या निकली, टोटल हो गई r में से r/2 सेक थीटा अगर घटा देंगे तो वही क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी यहाँ से। ठीक, मेन फार्मूला जो है ये है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो वो फार्मूला बाद की बात है, पहले आप इसको समझिए ये क्या चीज़ है यहाँ से। तो हाई स्कूल में देखो जितनी भी बातें, ये फार्मूला हम यहाँ पर सही क्यों बता रहे हैं, इसको समझिए पहले। यहाँ पर जो किरणें गिराई गई हैं, ये किरण जो गिराई गई, हाई स्कूल में जो भी किरणें गिराई जाती हैं वो उनके मुख्य कारण दो होते हैं। एक तो पैरेलल होती हैं वो किरणें, समांतर होती हैं, और दूसरी कैसे होती है, पैरेक्सियल भी होती हैं। कैसे होती हैं, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल का मतलब है कि जो थीटा बनता है, थीटा क्या होना चाहिए, थीटा स्मॉल होना चाहिए। ठीक, पैरेक्सियल का मतलब होता है कि जो भी किरण गिरे वो अभिलंब के साथ बहुत ही कम, बहुत छोटा कोण बनाए। ठीक, बहुत छोटा, कितने से 1 डिग्री से लेकर के लगभग 4 डिग्री तक। तो उन किरणों को क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो किरण गिरी वो समांतर भी और पैरेक्सियल भी है। अगर पैरेक्सियल है तो थीटा क्या हुआ, थीटा बहुत छोटा हुआ। अगर थीटा बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म अगर है तो कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। छोटे कोण में हम इसको अप्रॉक्सीमेट हटा सकते हैं। तो सेक थीटा भी कितना होगा, ये भी अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, 1। अगर ये हटाओ तो f बराबर कितना आया, r माइनस r/2। LCM लिया तो कितना आया, r/2 जो पढ़े हो। ये तब की बात है, कब, जब किरणें कैसी हों, समांतर भी और पैरेक्सियल भी हों। पैरेक्सियल में क्या होगा, थीटा जो होगा बहुत ही छोटा बनेगा, और छोटे केस के लिए कंडीशन होती है r/2। अगर पैरेक्सियल नहीं है, ठीक है, अगर किरण पैरेक्सियल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो अगर पैरेक्सियल नहीं होती तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे बोलेंगे। ठीक, मार्जिनल रे के केस में ये कंडीशन नहीं लगेगी जो आप लगा रहे हो r/2। अब कैसे पता चलेगा आपको, लो एक सवाल लीजिए इस पर। तो ये रिलेशन किसके बीच में बना, हमने बनाया फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f, ये कंडीशन आई। अगर मान लो हम ऐसे की बात करें क्वेश्चन की, जैसे कहा एक मिरर है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई ऐसे, 3 सेंटीमीटर लंबी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक, वस्तु की लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से चली ऐसे गिरी, इस पर आकर के ऐसे गिरी। बताइए फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, EF निकालना है आपको। क्या करें, F बराबर r/2। r कितना, 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। सही गलत, गलत। जो हाई स्कूल में फार्मूला लगा के आए हो अब यहाँ पर गलत हो जाएगा इंटरव्यू।
क्या सीखना क्या है, देखिए जो हम बता रहे थे, क्योंकि हाई स्कूल में जो स्थितियां हैं वो सब पैरेक्सियल वाली हैं, और यहाँ पर जो 12th में आप पढ़ोगे या 12th से आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर पैरेक्सियल भी होगा और मार्जिनल रे भी होगी। अब मार्जिनल रे की पहचान कैसे करेंगे, तो इसका देखिए, पहली बात, इस मिरर का कर्वेचर ऑफ सेंटर कहाँ है, तो यहाँ पर C। तो कर्वेचर ऑफ सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 5, तो ये बन गई 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ 3 है तो ये भी कितना हो गया, तो ये भी बन जाएगा 3। ये कितना बना, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये 5, तो ये भी कितना बना, 5 सेंटीमीटर। तो ये एंगल कितना, ये एंगल जितना होगा ठीक ये भी तो उतना ही होगा। तो ये एंगल ऊपर कितना बना, तो थीटा में देखो सामने की भुजा मालूम और ये मालूम, तो क्या ले लो, साइन थीटा बराबर साइन थीटा ले लो। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, 3/5 कितने का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 37 अंश आ गया। ये लगभग 37 अंश का मान होता है। अब 37 अंश थीटा बना, तो थीटा ये 1 2 3 4 डिग्री अगर इतने तक बात होती है तो पैरेक्सियल, और अगर इससे आगे की बात होने लगे तो क्या होती है, मार्जिनल। अब ये कैसे यहाँ पर रे है, तो ये मार्जिनल रे है। क्यों, क्योंकि कोण 37 डिग्री है। अब कौन सा फार्मूला, तो अब फार्मूला रियल वाला कौन सा, यह बराबर r/2 सेक थीटा। आर कितना 5, ये 5/2 सेक थीटा कितना, साइन थीटा 3/5, तो कॉस थीटा होगा 4/5। कहाँ से, ट्रायंगल से निकाल लीजिए, ये 3 ये 5 तो ये 4 होगा, कॉस थीटा 4/5। तो सेक थीटा इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 5/4। तो कितना आया यहाँ से, 5 - 25/8, 8 पंचे 40, 40 में से 25 गया तो 15, 15 बटा कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आंसर है। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ स्टेप से समझ के चलना है, ठीक है। ये नहीं कि बस वही चीज़ें वो जो पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, बस ये इतना हुआ, ये इतना हो गया, बस काम खत्म। ठीक, तो उन चीज़ों को, सब चीज़ों को आप अच्छे से समझते चलिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो डायग्राम होंगे फटाक से, बिना डायग्राम के कुछ नहीं, हर चीज़ का डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाना आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, फटाफट बढ़ाते जाइए, हर एक स्थिति आप चेक कर लेंगे। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया, यही जो भी आप बुक्स आपके पास होंगी, शायद इन 12th की जो जितनी बुक्स होती हैं सभी बुक्स में ऑप्टिक्स स्टार्टिंग और यही से होती है। ठीक, प्लेन मिरर की थोड़ी सी केवल बात होती है बस, उसके जो मैंने कंडीशन इतने लेक्चर में आपको बताया, लगभग 3 4 5 लेक्चर में, वो सब केवल पॉइंट बस लिखे होते हैं उनमें। ठीक है, उनको मैंने विद डायग्राम और विद डेरिवेशन आप तक पहुँचाया, तो उनको आप उस तरीके से पढ़िए जैसे मैंने बताया। उन लाइनों से कोई काम चलने वाला नहीं है, अगर लाइनों से काम चलता तो आपकी बुक्स में लिखें, आप लोग पढ़ लेते, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सभी चीज़ों को देखते चलिए। स्फेरिकल मिरर से स्टार्टिंग हुई, ये टोटल वही हाई स्कूल बेस्ड है, बस कुछ चीज़ें जो हैं उनको आपको सही से समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे की स्थितियाँ और भी हैं जो ख़त्म करेंगे, और फिर चैप्टर चूँकि बड़ा है तो स्टेप से चलना पड़ेगा। ठीक है।